गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज एक महत्वपूर्ण कोटेशन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको करंट पढ़ाऊंगी। अ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो आलस जैसा लगता है ना, बहुत लोगों को। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को लगता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार सुबह उठना है, क्या करेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम है, लाभ लाभ है ना। तो इसलिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि आपका पूरा दिन जो है एनर्जेटिक तरीके से गुजरे। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक लाइन बताऊंगी और जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो। इतिहास बनाने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है ना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हाथ की रेखाएं जिसकी होती है तो वो अमीर राजयोग वाला लोग होता है, उसी वही सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं होता है ना, जिसकी हाथें नहीं होती है तो उसका लकीर कहाँ होता है। ठीक है। तो मीन्स क्या है, हौसला। हौसला वो चीज है जिससे आप दुनिया में कभी भी कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आज हम अपना करंट अफेयर्स का श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वाड संगठन। क्वाड संगठन आप लोग को मैं बताऊंगी क्या है, और अदरवाइज आप लोग भी जानते ही होंगे। क्वाड संगठन का पहला सैन्य कमांडर की जो बैठक है, पहला सैन्य कमांडर की बैठक वो कहाँ पे हुई है? तो ये यूएसए का कैलिफोर्निया। यूएसए में क्या है? कैलिफोर्निया। यूएसए का कैलिफोर्निया में इसका मीटिंग हो रहा है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला मीटिंग है। और करंट अफेयर्स में आप वन डे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे ही पूछता है कि पहला क्या हुआ था, तो पहला वाला पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप इसको लिख के ही ले लो कि ये किसी ना किसी एग्जाम में टकराएगा। तो क्वाड संगठन का पहला सैन्य कमांडर की बैठक जो है वो कहाँ हुआ है? यूएसए कैलिफोर्निया में हुआ है। अब क्वाड मतलब क्या होता है? अगर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रल, ये सब क्या होता है? तो मतलब होता है चार, है ना। तो क्वाड भी क्या है? चार देशों का संगठन है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूएसए एंड जापान। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्वाड नेशन है ना। और क्वाड नेशन का जब समिट, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्वाड नेशन का समिट जो 2023 में होने वाला है, इसका समिट, क्वाड संगठन का समिट 2023 में जो होगा वो कहाँ होगा? ये होगा आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। जबकि क्वाड संगठन का सैन्य कमांडर का बैठक कहाँ होगा? तो वो होगा यूएसए का कैलिफोर्निया। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये क्वाड की संकल्पना, क्योंकि अगर एग्जामिनर को एग्जाम हार्ड करना रहता है तो वो ऐसे ही पूछता है ना। तो क्वाड का संकल्पना जो है फर्स्ट टाइम कब आया था? 2007 में आया था। किसके द्वारा? शिंजो एबे के द्वारा। शिंजो एबे। शिंजो एबे क्या थे? जापान के पूर्व पीएम थे। जापान के पूर्व पीएम थे और इनका हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है। तो 2017 में, यानी कि 10 साल बनने में समय लगा क्वाड का, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था। तो 2017 में क्वाड नेशन का गठन हुआ। बोल सकते हैं कि अस्तित्व में आ गया था। कब आया था अस्तित्व में? 2017 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी संगठन का निर्माण होता है तो उसके लिए कुछ उद्देश्य होते हैं। तो क्वाड नेशन का उद्देश्य क्या है बनने का? इंडो चाइना पैसिफिक रीजन, है ना। भारत, सॉरी, इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बहाल करना। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बहाल करना, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करना। किस चीज से शांति? तो चाइना का प्रकोप से शांति, है ना। चाइना से शांति प्रदान करना। तो चलिए ये इतना जो है हमारा क्वाड समिट से हो गया। एक आध समिट और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जैसे कि G20 समिट 2023 कहाँ होने वाला है? तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, भारत में होगा। SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, दैट इज कॉल्ड SCO। तो SCO समिट 2023 कहाँ होगा? तो ये भी हमारा
भारत में होगा। इसके साथ ही अगर ब्रिक्स ब्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ होगा? तो देखिए 2021 जो हुआ था ये हुआ था हमारे प्यारे भारत में, तो 22 में क्या हुआ था? चाइना में हुआ था, और 23 में हमारा क्या होगा? एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में क्या होगा? इस बार का ब्रिक्स समिट होगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, इतना आपको याद रखना होगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप करंट पढ़ो तो होलसम पढ़ो, 360 डिग्री के साथ पढ़ो, देन उसको अगर पिछला कोई कंटेंट है तो उसको ऐड ऑन करते हुए आप पढ़ाई करो, है ना। तो इससे क्या होगा कि बार बार आपको जो है वो रिवीजन होता रहेगा, और जो धूल जो पढ़ते आप जो आप मेहनत किए हो एक एक घंटे का, वो 10 मिनट में आपका सारा साफ होता जाएगा, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कर पाओगे, रिमेम्बर कर पाओगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिंदीदार भूमि, बिंदीदार भूमि जो है अभी न्यूज में है। अब हम लोग तो इतने सारे भूमि को देखते थे, है ना, गैर मजरूआ भूमि, सरकारी भूमि, लेकिन ये बिंदीदार भूमि क्या है ना। तो ये बिंदीदार भूमि जो है ये हमारा क्या है? तो ये ब्रिटिश कालीन भूमि है। देखो ब्रिटिश काल में हम लोग पढ़े हैं अभी तक, लक्ष्मीकांत बोल रहे, राजीव अहिर स्पेक्ट्रम या फिर एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं कि उन्होंने राजस्व के लिए 3 प्रकार के सिस्टम को लाया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। इन ये बिंदीदार भूमि क्या है? ये ब्रिटिश कालीन भूमि है, और इसका ये जो व्यवस्था था ना, बताओ कि हम लोग भारत आजाद हो गया उसके 7 दशक बाद भी ये व्यवस्था भारत में एग्जिस्ट कर रहा था। बिंदीदार भूमि जो होती है एक ऐसी भूमि होती है जिसपे ना तो किसान का ना ही सरकार का जो है नियंत्रण रहता है। ये पहले ब्रिटिश काल की अंदर में आती थी, है ना। तो इसको अब जाके क्या किया गया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश के 3 जिले जहाँ पे बिंदीदार भूमि का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे इस भूमि पर किसी का नियंत्रण नहीं था, वहां पे क्या हुआ है? तो कृषकों को दे दिया गया है, किसानों को क्या दे दिया गया है? इसका स्वामित्व दे दिया गया है, किसानों को इस भूमि का स्वामित्व दे दिया गया है। बिंदीदार भूमि का स्वामित्व किसको मिला है? अब जाके किसानों को मिला है। पहले किसके पास था? किसी के पास नहीं था। अब जाहिर सी बात है किसी के पास ना हो, लेकिन जब राज्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो राज्य के पास होता है ना। तो देखिए ब्रिटिश कालीन था ये बिंदीदार भूमि, कितना? 2 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ भूमि था। और ये किस सरकार ने दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने दिया है, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का जो सरकार है, इसमें जो इसके सीएम है वो कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। देखिए जब वनडे एग्जाम में अक्सर जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम, रेलवे, एसआई, दरोगा, ये सब में ये सब पूछता है कि फलाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, फलाना राज्य का अगर रिसेंट में चेंजेस आए हैं तो वहां के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पे कौन है? जगमोहन रेड्डी है। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या ये भारत का सबसे अमीर सीएम है, भारत का सबसे धनी सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि मतलब रिसेंटली क्या आई है, तो हमेशा से न्यूज में ही रहता है कि चाइना तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है ना। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की जो पूर्व राजधानी हैदराबाद थी वो तेलंगाना में चली गई है। बट अभी भी जो है आंध्र प्रदेश के पास अपना कोई राजधानी नहीं है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी जो है वो क्या है? हमारा वाइजैग, ठीक है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी वाइजैग, जिसको क्या बोलते हैं लोग? विशाखापत्तनम बोलते हैं, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिंदीदार भूमि के आगे हम लोग देखते हैं सबसे तेज अर्धशतक आईपीएल के इतिहास में। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग है ना, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगवाया? आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आ रहा है किसी ना किसी एग्जाम में। तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया? तो यशस्वी जायसवाल ने लगाया। ये किस टीम से खेलते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है आईपीएल में बहुत सारे टीम होते हैं जो स्टेट के नाम पे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, है ना, जैसे कि लखनऊ, गुजरात का, फिर उसी तरह से राजस्थान का, कोलकाता का, बेंगलुरु का, है ना। तो इसी तरह से आईपीएल, तो यशस्वी जायसवाल किस स्टेट की तरफ से खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, राजस्थान रॉयल। ये जो है यशस्वी जायसवाल, ये आईपीएल में के इतिहास में जो सबसे तेज अर्धशतक लगाए, ये कितने गेंदों पे लगाए हैं? क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 13 गेंदों पे लगाए हैं। कितने गेंदों पे? 13 गेंदों पे। किसके खिलाफ लगाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड का कुछ पता नहीं होता है। तो किसके अगेंस्ट में लगाए? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट में, कोलकाता के खिलाफ है। चलिए आईपीएल का बात आया तो थोड़ा सा एक और हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि आईपीएल का ये कौन सा संस्करण है। आईपीएल का ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। आईपीएल का कितनावां संस्करण अभी स्टार्ट हुआ है? 16वां। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसको छोड़ दीजिए, ये अब तो हर जगह पे ये हो रहा है। जब लास्ट होगा तो उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हो रहा है और क्या क्या, किसको ऑरेंज कैप मिला है, किसको ब्लू कैप मिला है ना। तो 16वां संस्करण है और इसको स्पॉन्सरशिप, ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप किसने दिया है? टाटा ने। ये टाटा हमारे जो हमारा यहाँ का जो कंपनी है ना, टाटा, उसने ये स्पॉन्सरशिप किसको किया? आईपीएल को किया है। देन आईपीएल में जो 16वां आईपीएल है, इसमें सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी बिके हैं, है ना, सबसे महंगा खिलाड़ी। और सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है आईपीएल के इतिहास में? मतलब कि अभी आईपीएल नहीं, मतलब अभी वाले आईपीएल में, है ना, 16 आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी जो हैं वो कौन है? सैम करन, है ना, सबसे महंगे। सैम करन, ये कौन, कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड की तरफ से आए हैं और ये किस में खेल रहे हैं अभी? पंजाब की तरफ से। ठीक है, पंजाब की तरफ से। तो इतना जो है आपको आईपीएल के संदर्भ में याद रखना है कि स्पॉन्सरशिप किसने दिया है, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, कितनावां नंबर का इस बार का जो है वो सीरीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन हैं? तो यशस्वी जायसवाल हैं। कितने गेंदों पे? 13 गेंदों पे लगाए हैं, है ना। और इससे पहले ये किताब केएल राहुल के पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुपर प्रेशर बैलून, सुपर प्रेशर बैलून। ठीक है, ये कौन सा है? ये दूसरा नंबर का सुपर प्रेशर बैलून है। ये क्या कर रहा है? इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। और किसकी सहायता से किया है? इसको छोड़ दीजिए सॉरी मजाक कर रहे हूँ। सेकेंड सुपर प्रेशर बैलून जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। लॉन्च स्थल कहाँ था? न्यूजीलैंड था। लॉन्च स्थल न्यूजीलैंड। अब नासा के पास क्या जमीन कम पड़ गया था, जो वो कहाँ गया है लॉन्च करने के लिए? न्यूजीलैंड गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना एक सिस्टम रहता है।
बेसिकली ये क्या करेगा, सुपर प्रेशर बैलून जो है वो क्या करेगा, तो ये आपको जो है अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेज है ना, ब्रह्मांडीय किरणों को का परीक्षण करेगा कि कहां पर से कौन सा अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस मतलब ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सुपर प्रेशर बैलून क्या है, तो मतलब इसका क्या काम है, तो ये अल्ट्रा हाई कॉस्मिक रेज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसके बारे में परीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा किया गया है, और ये दूसरा नंबर का है, पहला इससे पहले भी कॉस्मिक रेज को लेकर इस प्रकार के जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया जा चुका है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो न्यूजीलैंड से हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हेवन वन, ये भी न्यूज में है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेवन वन क्या है, तो हेवन वन क्या है, पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए अभी तक हम लोगों के पास अंतरिक्ष स्टेशन तो था ही रशिया का, यूएसए वाला है ना, लेकिन अब जो है वो, और हम लोग भी अभी अपना क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का बात कर रहे हैं, चाइना भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का बात कर रहा है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का है। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में देखते हैं तो कॉमर्शियलाइजेशन बहुत, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाने का बात किया जा रहा है कॉमर्शियल तरीके से, और वो जो है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो है किया जा रहा है विशाल स्पेस स्टार्टअप्स के द्वारा। ठीक है, विशाल स्पेस स्टार्टअप्स के द्वारा ये बोला गया, क्योंकि ये क्या है, एक कंपनी है ना, और मैंने क्या बताया आपको, ये वाणिज्यिक है, कॉमर्शियल है। ठीक है, तो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है, हेवन वन है, और इसका मालिक कौन बन रहा है, तो ये जो है इसको जो मतलब इस अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है और सब कुछ अपना अंडर में अंडरटेकन करेगा, वो कौन है, विशाल स्पेस स्टार्टअप्स है। लेकिन इसको जो है अंतरिक्ष में एस्टेब्लिश्ड होने के लिए जो है किसी ना किसी अनुभवी का तो जरूरत होगा, तो अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी संगठन है ना, तो ये जो है नासा के सहयोग से कर रहा है, किसके सहयोग से, नासा के सहयोग से किया जा रहा है। तो बोलेगा कि मालिक कौन है, तब बोलेंगे विशाल स्पेस स्टार्टअप्स, और अगर बोलेगा कि किसके सहयोग से, तो नासा के सहयोग से। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं विक्रम एस बहुत समय पहले से ही ये न्यूज में रहता है, और ये क्या है, तो ये जो है पहला वाणिज्यिक निजी रॉकेट है। तो विक्रम एस क्या है, पहला वाणिज्यिक निजी रॉकेट है ना। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, और उसमें भी क्या है, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, और कौन लेके आ रहा है, तो मतलब उसका नाम क्या है, तो विक्रम एस है। किसके द्वारा ये छोड़ा गया है, तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, स्पेस एक्स कंपनी है। और ये स्पेस एक्स कंपनी किसका है, तो एलन मस्क का है, किसका है, एलन मस्क का है। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग एक देखेंगे मेगाट्रॉपिक्स, क्या है नाम, मेगाट्रॉपिक्स किसका है, तो ये भारत, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है, मतलब इसको इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है भारत और फ्रांस के सहयोग से। भारत और फ्रांस के सहयोग से एक और चीज जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें घटित हुई थी, जिसका नाम है ईशा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया हेवन वन क्या है? तो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है हेवन वन, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास सामने। अब ये है 7वां विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह। देखिए अब क्वेश्चन में क्या होता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि एक डायमेंशन होता है इम्पोर्टेंट डे, उसका थीम क्या था उस वर्ष का, है ना। तो ये जो है विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये मनाया जा रहा है। ये कितने नंबर का है? 7वें नंबर का है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। कब से कब तक? तो 15 से 21 मई के बीच में, यानी कि ये क्या हो रहा है, अभी चल रहा है ना। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह। अब इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है रीथिंक मोबिलिटी। इसका थीम क्या है? रीथिंक मोबिलिटी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 50% तक सड़क दुर्घटना को कम करना है, इसका क्या है? उद्देश्य है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। उसके साथ ही इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसी दिन को याद करते हुए हम लोग यूएन डे मनाते हैं ना, यूनाइटेड नेशन दिवस मनाते हैं। किस तारीख को? तो 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी का में कहा? तो ये मैनहट्टन द्वीप पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किस द्वीप पे है? तो मैनहट्टन द्वीप पे, यानी मैनहट्टन आइलैंड पे कौन है? तो ये क्या है? हमारा मैनहट्टन द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा ये सब, अगर आपको स्टैटिक्स जी के पूछता है तो। इसलिए करंट को बोलते हैं ना कि करंट को आप होलसेल पढ़ोगे, 360 डिग्री के साथ पढ़ोगे तो आपका स्टैटिक्स भी मजबूत होता जाएगा। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, समयबद्ध हवाई अड्डों की सूची में। समयबद्ध, देखिए लाइफ में अगर सफल होना है ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये हर जगह लागू होता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो या फिर प्राइवेट जॉब करो, है ना। तो उसी तरह से जो है अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के महोदय को ये सूझा कि भाई कौन सा हवाई अड्डा समयबद्ध है। अब मैं बेसिकली ये बताऊं, अगर भारत में रेलवे का पूछा जाए या वर्ल्ड में रेलवे का पूछा जाए कि समयबद्ध तरीके से कौन सा रेलवे अच्छा से काम करता है, तो हमारा भारत जो है बहुत पीछे रह जाएगा, है ना। आप देखते हो कि हर एक ट्रेन जो है बहुत बहुत लेट रहता है। लेकिन हवाई अड्डे का यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले कि ये जो है हवाई अड्डे की जो सूची है ये किसके द्वारा लाया गया है? तो इसका नाम है एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरम, ठीक है। देखिए ये इतना नहीं पूछेगा कि ये जो सूची किसने लागू किया, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि समयबद्ध हवाई अड्डों की सूची में भारत का जो है, भारत का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेशन, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? हैदराबाद के अंदर, है ना, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। तो इससे जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान मिला है। किसको?
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को पूरे विश्व में पहला स्थान मिला है टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो इसलिए और इसमें जो इसका टाइम मैनेजमेंट का एक्यूरेसी जो है वो कितना है, 90% का एक्यूरेसी है। सेकेंड स्थान भी भारत के ही हवाई अड्डे को मिला है, इसका नाम है केम्पागोड़ा। केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इसको मिला है सेकेंड स्थान पे। ये सेकेंड हो गया हमारा, और ये क्या है, फर्स्ट है वर्ल्ड में प्लस इंडिया में, बोथ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं रिमेम्बराइज करवा देती हूँ कि समयबद्ध हवाई अड्डे की सूची जो है किसके द्वारा लाया गया है, तो एविएशन एनालिटिक्स फॉर्म सीरम के द्वारा लाया गया है। इसमें जो है भारत प्लस दुनिया में पहला स्थान जो है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, जो हैदराबाद में स्थित है। वहीं दूसरा स्थान भी जो है भारत के ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पागोड़ा हवाई अड्डे को मिला है, और ये जो है ये सेकेंड नंबर पे है। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं बुकिंग लॉन्च, जैसे कि हम लोग जाते हैं, मान लो कि सपोज दैट हम लोग गए हवाई अड्डे पे और मतलब कि लेट है हमारा प्लेन, है ना, फ्लाइट हमारा लेट है, तो हम लोग बुक पढ़ेंगे, है ना, बुक पढ़ेंगे, या फिर अब तो फोन है तो फोन पे ही बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो बुकिंग लॉन्च जो होता है वहां पे क्या होता है, लाइक अ लाइब्रेरी, वहां पे बैठो आप और बुक को पढ़ो। तो ये सुविधा देने वाला जो है पहला हवाई अड्डा जो है वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये कहाँ है, हमारी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी, इसको म्यूजिक कैपिटल भी बोलते हैं ना। चलिए, तो वाराणसी में क्या हुआ है, बुकिंग लॉन्च की सुविधा देने वाला पहला हवाई अड्डा है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। इसके साथ ही हम लोग कुछ और हवाई अड्डा को देख लेते हैं, जैसे कि शिवमोगा हवाई अड्डा। ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ, हवाई अड्डा तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन अभी ये रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, कर्नाटका में। फिर डोनो पोलो या डोनी पोलो, ये तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है इसके बारे में। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है आपका जगह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंटली मोपा हवाई अड्डा न्यूज में, मोपा मोपा दैट इज कॉल्ड मनोहर पारिकर, है ना, इसका नाम क्या है, मनोहर, इसका नाम बदल के क्या होगा, मनोहर पारिकर। और ये मनोहर पारिकर कौन थे, तो गोवा के पूर्व सीएम थे, गोवा के पूर्व सीएम थे। इनके नाम पर ही क्या बना है, मोपा या मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। ठीक है, तो चलिए, मतलब इसी तरह से हमको क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्या चीज, कोई भी करंट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो होता है हम लोग देखेंगे छोटा छोटा कि मतलब इम्पोर्टेंट तो है, मतलब वन डे एग्जाम में अगर 360 ना भी पढ़े तो भी चलेगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन है 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर, 82वें ग्रैंड मास्टर, ये कौन बने हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर क्या होता है, तो ग्रैंड मास्टर जो होता है ये शतरंज के खेल में दिया जाता है ना, शतरंज किस क्षेत्र में यह दिया जाता है, पदवी शतरंज के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार जो 82वें जो ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं बुपल्ला बुपल्ला प्रणीत, बुपल्ला प्रणीत। ठीक है, शतरंज के खेल में, शतरंज के खेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट।
2022 23। देखिए, विस्थापन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक तो लोग जो है अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाते हैं। दूसरा जो होता है एक लोग जो हैं अपने जिले से या अपने गांव से निकलकर किसी और गांव में, किसी और शहर में या फिर किसी और राज्य में जाते हैं। जैसे बिहार से लोग कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं। तो ये सब क्या है? आंतरिक विस्थापन है। इसी तरह का विस्थापन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखने को मिलता है। तो इसी के संदर्भ में जो है हम लोगों के पास एक रिपोर्ट निकल कर आया है, अंतरराष्ट्रीय आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है इसके तहत क्या बताया गया है कि 2022 में जो है 71.1 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हुए हैं? विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत भयानक वाली स्थिति है विस्थापन की, कि इतने बल्क मात्रा में जो लोग हैं वो विस्थापित हो रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो इस रिपोर्ट ने इसके रीजन के बारे में भी बताया है। तो इसका रीजन जो है एक तो युद्ध है। तो युद्ध में आप लोग समझ ही सकते हो कि अभी कितना फेमस युद्ध चल रहा था और अभी भी है ही। तो ये है रूस और यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये एक महत्वपूर्ण रीजन रहा 71.1 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन में। इसके साथ ही अल नीनो एवं ला लीना। ठीक है, अब देखिए भारत के साइड में भी अल नीनो आता है और ला लीना भी आता है। अब अल नीनो क्या करता है और ला लीना क्या करता है ना? तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो अल नीनो जो जब आता है ना तो वो क्या करता है? सुखाड़ लाता है, भारत के कॉन्सेप्ट में है ना, सूखा लाता है। और जब ला लीना आता है तो क्या होता है? वो बाढ़ लाता है। अब जब ये दोनों स्थिति रहेगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पे खाने के लिए नहीं है, पीने की पानी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? दूसरे की ओर, दूसरे जगह की ओर माइग्रेट कर जाएंगे। उसी तरह सेम चीजें बाढ़ में भी होती है, फसल तबाह, जान माल का नुकसान, तो इस कारण भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये बेसिकली ये सब जो रीजन था जिसके कारण जो है आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 71.1 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हुए? विस्थापित होने को मजबूर हो गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एनसीबी, दैट इज कॉल्ड नेशनल क्राइम ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने क्या किया है? 2500 केजी यानी कि किलोग्राम, 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। ड्रग्स जब्त किया। कौन? नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। कहां से? तो ये ड्रग्स जो है इंटरनेशनल व्यापार इस ड्रग्स का होने जा रहा था। तो जाहिर सी बात ये किसी पोस्ट पे होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल है, तो केरल के तट पे इसको पकड़ा गया है। ठीक है, किसने पकड़ा है? एनसीबी ने पकड़ा है। कितना मात्रा में पकड़ाया है? तो 2500 केजी पकड़ाया है। कहां से पकड़ाया है? केरल के तट से पकड़ाया है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो ड्रग्स था इस मतलब कि इसको पकड़ने के लिए कौन सा, जैसे कि हम लोग टर्टल को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन कुर्मा चला रहे थे, है ना? आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज का करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ोगे, ऑपरेशन थंडर मतलब कछुओं के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ये ड्रग्स को जब्त करने के लिए भी जो है एनसीबी ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये जो है समुद्रगुप्त आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, वीणा वादक, वीणा प्रिय, है ना, और भारत का नेपोलियन, उसके नाम से याद रख लेना। दूसरी बात ये है केरल का तट है यानी कि पानी वाला जगह यानी कि समुद्री क्षेत्र है केरल, तो समुद्र गुप्त, ऑपरेशन समुद्र गुप्त चलाया। ठीक है, इसके साथ ही केरल का कुछ और न्यूज है, जैसे कि सबसे अच्छा रख रखाव वाला, सबसे अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो देखिए
केरल तो हम लोग तो न्यूज में पढ़ लिए, ठीक है, कि केरल न्यूज में क्यों आया, क्योंकि एनसीबी ने 2500 केजी ड्रग्स पकड़ा था ऑपरेशन समुद्र गुप्ता के तहत। लेकिन केरल का एक और न्यूज हाल ही फिलहाल का है कि सबसे अच्छा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व है। इसे एक बात और पता चला कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो केरला में है। केरला में ही क्या है, साइलेंट वैली है, ठीक है, साइलेंट वैली। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे अच्छा रख रखाव टाइगर रिजर्व में तो मिल ही गया, लेकिन सबसे खराब रख रखाव रामसर स्थलों का, रामसर स्थलों का। यानी कि क्या किया, एक तरफ तो टाइगर रिजर्व को तो ये अच्छा से कंजर्व कर रहा है, लेकिन हमारा जो रामसर स्थल है जिसमें क्या होता है, आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाता है ना, जो हमारे जल को प्यूरिफाई करती है और ग्राउंड लेवल के वाटर को कंजर्व करती है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है ना, रामसर साइट्स जो होते हैं उसको जो है केरल जो इसका अवहेलना कर दिया, तो इसके कारण जो एनजीटी गुस्सा हो गया। एनजीटी महोदय ने क्या किया, एनजीटी ने इन पे क्या किया, जुर्माना लगा दिया, है ना। एनजीटी ने क्या किया, इस पे जुर्माना कितना रुपया का, तो 10 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया। अब ये एनजीटी क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही एक फेस्टिवल है यहाँ का, अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल। ये भी क्या है, केरल का ही एक फेस्टिवल है, अटुकल पोंगल। उसके साथ ही रोबोटिक्स हाथी, रोबो रोबोटिक्स रोबोटिक्स यानी कि रोबोट वाला हाथी लॉन्च करने वाला केरल जो है पहला राज्य है। और ये किस लिए लॉन्च किया है केरला ने, ताकि जो धार्मिक अनुष्ठान जो कार्य होते हैं जिसमें बहुत सारे जो, जैसे कि हम लोग पहले देखते थे क्या कि केरल का ही न्यूज था कि हाथी को जंजीर से बांध के मंदिरों के बाहर रखा जाता था, जिसमें पेट्टा जो है एक्शन ले लिया है ना। तो उसे इन सब से बचने के लिए क्या हुआ है कि धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्य है उसमें क्या करेगा, ये रोबोटिक हाथी जो है वो हेल्प करेगा, है ना। तो इतना सारा हम लोगों को केरल के बारे में जानकारी रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सतत विकास, सतत विकास, आप लोग सतत विकास के बारे में क्या जानते हो। सतत विकास लक्ष्य है ना, यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये लक्ष्य को लाया गया था, जिसमें 2015 से 2030 के बीच में कुल 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे। उसके बहुत सारे सब गोल्स भी हैं, तो इनको जो है पूरा करना है और इसके विभिन्न विभिन्न पैरामीटर्स हैं। तो इसी पे जो है सतत विकास लक्ष्य जो है, आप सोचो कि 23 आ गया है, अब 7 साल ही बाकी है इसको पूरा करने में। तो इसमें जो है प्रगति, कौन सा राज्य कैसे प्रगति कर रहा है, तो इसके लिए केंद्र सरकार को भी ऐसा रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार लाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये किसी राज्य के द्वारा पहली बार अपने लिए किया गया है ना, किसी राज्य के द्वारा अपने शहर में। तो इसमें जो है सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट में जो है किस शहर को पहला स्थान मिला है, ये भोपाल को मिला है, भोपाल। और ये भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के मतलब भोपाल में ही हम लोग देखते हैं अभी कुछ दिन से अक्सर न्यूज में ही रानी कमलापति स्टेशन है ना, तो रानी कमलापति गोंड शासक की पत्नी थी वो रानी कमलापति, तो उसके नाम पे जो है यहाँ पे हमको एक मॉडर्न हाइट, मॉडर्न एकदम मॉडर्न हाईलाइटेड तरीके का जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे बना है, तो यही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इसी में एक है सीबीआई, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सीबीआई का नया निदेशक, सीबीआई का नया निदेशक कौन बना है, सीबीआई का नया निदेशक, तो इसका नाम है परवीन शरद।
परवीन सूद, सॉरी परवीन सूद, एक जरा चलिए, परवीन सूद। और ये जो थे क्या थे, पहले कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करना रहेगा तो ये पूछ सकता है कि जो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सीबीआई का नया निदेशक कौन है, तो परवीन सूद है। ये किस पद पे थे, तो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी थे, है ना, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी थे। तो ये सब क्वेश्चन जो ये वाला जो सेक्शन है, ये कब पूछता है, जब उसको एग्जामिनर को एग्जाम हार्ड बनाना रहता है तब पूछता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समुद्र शक्ति 2023, ये एक एक्सरसाइज है जो भारत और भारत का नाम वाला आदमी, इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में हुआ है। तो समुद्र शक्ति किसके बीच में हुआ है, इंडोनेशिया एंड इंडिया के बीच में हुआ है। इंडिया पेनिनसुलर टाइप का है, तीन तरफ से वो क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है, और इंडोनेशिया जो चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वो आइलैंड है, हमारा क्या है, पेनिनसुलर है। तो समुद्र शक्ति, तो दोनों के पास समुद्र तो है ही, है ना। तो समुद्र का जो शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो समुद्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज जो है कहाँ, मतलब किसके बीच में हुआ है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। अब इस इंडोनेशिया में ही हम लोग देखते हैं अभी क्या, माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, माउंट सेमेरू, सीमेरू, ये जो है क्या है, ये ज्वालामुखी है जो एरप्ट हुए हैं अभी, ठीक है। माउंट मेरापी, माउंट सीमेरू, ये सब क्या है, ज्वालामुखी हैं, और ये कहाँ अभी जो है ये इरप्ट हुए हैं, इसलिए ये ज्योग्राफी में मिलान करने पूछ देगा कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, माउंट सीमेरू ज्वालामुखी कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंडोनेशिया होना चाहिए। इसी में हम लोग देखते हैं ये माउंट सीमेरू जो वो किस आइलैंड पे है, तो जावा आइलैंड पे है। इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया रुपया है ना। और इंडोनेशिया के जो अभी पीएम है वो कौन है, जोको विडोडो, जोको विडोडो। इंडोनेशिया से एक और न्यूज में आता है, देखिए इंडोनेशिया से हमारा क्या होता है, 0 डिग्री जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा, वो गुजरती है। इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल, पाम ऑयल, सभी प्रकार के पाम ऑयल, चाहे वो रिफाइंड हो या अनरिफाइंड हो, है ना, उसके निर्यात पे क्या हुआ है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, निर्यात पर प्रतिबंध। इवन हम लोग भी जो है बहुत ज्यादा पाम ऑयल जो है कहाँ से खरीदते हैं, इंडोनेशिया से ही खरीदते हैं, है ना। तो इतना सारा चीज जो है हमको इंडोनेशिया के बारे में पता रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26वीं बार माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला दूसरा व्यक्ति, है ना। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, पासांग दाव शेरपा, पासांग दाव शेरपा। ऐसे भी शेरपा ही नेपाल में बहुत ज्यादा टाइटल चलता है, इसमें तेंजिंग नोर्गे शेरपा, है ना। तो आपको मतलब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो है रिसेंटली जब नेपाल का भूकंप आया था, उसके बाद माउंट एवरेस्ट का जो अब ऊंचाई जो माना जाने लगा है 8,850 मीटर, है ना, किलोमीटर मत बोलिएगा, मीटर। तो 8,850 मीटर आफ्टर नेपाल भूकंप। लेकिन उससे पहले कितना था, तो 8,848 मीटर था, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची
चोटी है, ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और ये किसमें है, तो हिमालयन रेंज का पार्ट है। चलिए इतना ही। अब आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और कल फिर आपसे